हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यू ईयर पे हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी करंट अफेयर्स की, जहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करते थे। तो कुछ पेंडिंग रह गया था, बाकी 9 तारीख तक की करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद का कुछ अभी 10-15 दिन का पेंडिंग रह गया है, तो उसी सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। 0-0 इसको भी कर लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को कर लिया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी तक हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वीकली उसको डिस्कस करते आए हैं। 3rd वीक तक का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 4th वीक का रह रहा है। जैसे ही 4th वीक हमारा कंप्लीट होगा, हम लोग जो है क्या करेंगे, 4th वीक का भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लेंगे। तो यही सारी चीजें हम लोग करंट अफेयर्स के साथ में भी करेंगे। 9 तारीख तक की करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर लिए थे, 10 तारीख से आगे का रह रहा था। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है, इसमें 10 से लेकर 13 तारीख तक की करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, रहने वाला है। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हम लोग यहाँ पर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, और जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, फिर से बोलूंगा कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं, उतनी देर में आप लोग क्या करिए कि एक बार खुद से भी आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। ऐसे कथा कहानी के तरीके से मत सुनिएगा, दिमाग खोलकर आप लोग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। और साथ ही साथ में भी हमारा मेंस एग्जाम भी लगा हुआ है, तो उसके लिए भी हम एक या दो वीडियो उसके लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग किसी भी मतलब बैंक के द्वारा जो भी लोन्स वगैरह दिए गए हैं, उसको एक समराइज वीडियो करके हम लोग पिछले 6 महीने में कितने लोन्स वगैरह दिए गए हैं बैंकों के द्वारा, वो सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर तैयार हो जाता है, टाइम मिलता है और चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे चीज़ों से डिस्कस करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, पहला नहीं कहेंगे, पहला इस वीडियो का होगा। इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। कितने क्वेश्चन? 73 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो 74वें क्वेश्चन से आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020 हैज इनॉग्रेटेड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक इसका आंसर हो जाएगा। 31 घंटे लगातार ये मैराथन कॉन्फ्रेंस चली थी। ठीक है, 31 घंटे तक लगातार ये मैराथन कॉन्फ्रेंस चली थी। उच्च शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजित की गई थी, और ये अपने तरीके की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें ग्लोबल स्कॉलर्स ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। देश विदेश के भी स्कॉलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में यूज करने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर इसमें चर्चा की गई। ठीक है, और कैसे इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, हायर एजुकेशन को आईटी का यूज करके कैसे हायर एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। अगर हम लोग इसके थीम की बात करें, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? जो ये एडुकॉन 2020 है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एडुकॉन 2020 की थीम क्या थी। ठीक है, तो हम लोग इसका थीम भी जान लेते हैं। इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। फिर से सुन लीजिए आप लोग, इसकी थीम क्या होगी। इसकी थीम हो जाएगी इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, और यूजीसी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, यूजीसी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ये जो है इस कॉन्फ्रेंस के जो है चीफ गेस्ट थे। इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो यूजीसी के जो हमारे चेयरमैन है, चेयरपर्सन है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, वो इसके चीफ गेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा ने ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसके साथ में मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था। और इसमें कौन कौन से देशों के पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यूके से पार्टिसिपेंट आए हुए थे, थाईलैंड से थे, यूएसए से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, भूटान से थे, और इंडिया से थे। ठीक है, इन्हीं देशों के स्कॉलर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर है रमेश पोखरियाल निशंक, इसका आंसर हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बिलोंग्स टू द बेनिफिशरीज ग्रुप of Flash Flood Guidance Services (FFGS), which is recently released by the Ministry of Earth Science
ठीक है, MOES। निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज के लाभार्थी समूहों से संबंधित नहीं है, जिसे हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी हाल ही में जो है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज को रिलीज किया। ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा देश है जो इस सर्विस के लाभार्थी समूह में, इस सर्विस के बेनिफिशियरी ग्रुप में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। फ्लैश फ्लड क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है फ्लैश फ्लड। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म यूज किया जा रहा है फ्लैश फ्लड। तो ये क्या होता है, तो जब अचानक से बहुत तेजी से कम समय के लिए बादल फटने की वजह से, या फिर बांध टूटने की वजह से, या फिर ये कहें कि जब पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, इसे हम लोग फ्लैश फ्लड के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अचानक आ जाने वाली बाढ़ के लिए भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण एशिया के लिए गाइडलाइन सर्विसेज शुरू की है, और ये सर्विसेज जो है वो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डिजाइन की गई है। कौन कौन से देशों के लिए डिजाइन की गई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सुनिए, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा देश जो है वो इसके बेनिफिशरीज ग्रुप में नहीं है। तो बेनिफिशरीज ग्रुप में कौन नहीं है, ये जानने के लिए हमको ये भी जानना जरूरी होगा कि कौन कौन से जो है वो इसके बेनिफिशरीज ग्रुप में है। तो कौन कौन से देशों के लिए गाइडलाइन जारी की गई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। अगर लिखना उठना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखते भी चलता हूँ, इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है ना, श्रीलंका, इन देशों के लिए, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इनके लिए ये सर्विसेज डिजाइन की गई हैं। म्यांमार इन देशों में नहीं आता, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव के द्वारा ये सर्विस जो है लॉन्च की गई थी। अब इस गाइडलाइन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे कि कैसे काम करेगी, क्या क्या इसके स्टेप होंगे। जितना हम लोगों को जानना था वो हम लोगों ने जान लिया। कौन कौन से देश इसके बेनिफिशरीज ग्रुप में है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इसमें है नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो सभी देश यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, तो म्यांमार इसका आंसर हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसका यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं इसके। और अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम लोग बात करेंगे तो चांदनी चौक, नई दिल्ली में जो है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द परशुराम कुंड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है, और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37.8 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है 37.8 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परशुराम कुंभ मेला अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, अरुणाचल प्रदेश में ये मेला स्टार्ट हुआ है, और ये हिंदुओं का एक फेमस तीर्थ स्थल है ये। ठीक है, लोहित नदी के निचले इलाके में ये स्थित है। कौन सी नदी के, लोहित रिवर जो है, लोहित नदी के निचले इलाके में ये स्थित है परशुराम कुंड। और इस कुंड के जो ये फंड दिया गया है इसके लिए 37.8 करोड़ रुपए, इसके माध्यम से इसे परशुराम को, जो परशुराम कुंड है, इसको और डेवलप किया जाएगा। ठीक है, विजिटर्स को और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसके लिए क्या क्या और बेहतर उपाय किए जा सकते हैं, तो इस फंड का उपयोग करके वो सारी चीज़ें की जाएंगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है ये, कि परशुराम कुंड जो ये है ये अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सी नदी के किनारे पर है, तो लोहित नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि लोहित नदी कौन से रिवर स्टेट में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो ईटानगर। ठीक है, ईटानगर इसकी कैपिटल हो जाएगी। पेमा खांडू इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बी डी मिश्रा जी जो है वो इसके अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो माउलिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, माउलिंग नेशनल पार्क है, और दूसरा है नमदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 37.8 करोड़। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI for establishing clean and energy efficient interventions at NHAI establishments। NHAI प्रतिष्ठानों में स्वच्छ और ऊर्जा कुशल उत्पादों की स्थापना करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें पूछा गया है
कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने NHAI स्टेब्लिशमेंट्स पर, यानी कि NHAI के और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके सब्सिडियरीज हैं, यहाँ पर क्लीन एंड एनर्जी इफिशिएंट इंटरवेंशंस, क्लीन एंड एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट को लगाने के लिए NHAI के साथ में एक MOU साइन किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा EESL, यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। EESL और NHAI ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया हुआ है, और इस MOU के साइन हो जाने के बाद में जो ये EESL है, यानी कि एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये NHAI प्रतिष्ठानों में, NHAI के और जो दूसरे संस्थान हैं, जो इनके और अगर ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पर क्लीन एंड एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट लगाएगा। और ये क्लीन एंड एनर्जी इक्विपमेंट इफिशिएंट क्या क्या होंगे, जैसे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा ये, ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट LED लाइट वगैरह लगाया करेगा, ठीक है, EV चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये MOU जो साइन किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों ये MOU साइन किया गया है, क्यों क्लीन एंड एनर्जी इफिशिएंट इंटरवेंशंस लगाना जरूरी हो गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जीवाश्म ईंधनों पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, ठीक है, एमिशन को कम करना है, टोल प्लाजास को पूरी तरीके से विकसित करना है, हाईवे लाइटिंग वगैरह जो होती है, जो हाईवे पर रोड लाइट वगैरह लगी होती है, उनको ठीक करना है। साथ ही साथ में NHAI के दूसरे प्रतिष्ठानों में भी ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है। और अगर हम लोग EESL की बात करें, ठीक है, जो इसका आंसर होगा, तो इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव शर्मा जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 हैज हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली। हाल ही में भारत और फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2021 किस शहर में आयोजित की गई थी, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एनुअल इंडिया फ्रांस एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें इंडियन डेलीगेशन की अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल जी ने की थी। NSA अजीत डोभाल, ठीक है, अजीत डोभाल जी ने इंडियन डेलीगेशन की अध्यक्षता की थी। और फ्रांस की यहाँ पर बात हुई है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या हो जाएगी, पेरिस। पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। और अगर हम लोग इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। विच कोस्टल रिसर्च वेसल हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस तटीय अनुसंधान पोत को लॉन्च किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में किस तटीय अनुसंधान पोत को लॉन्च किया हुआ है, किस कोस्टल रिसर्च वेसल को लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा सागर अन्वेषिका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सागर अन्वेषिका इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट पर सागर अन्वेषिका कोस्टल रिसर्च वेसल यानी कि तटीय अनुसंधान पोत को देश को समर्पित किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, इसको इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि सागर अन्वेषिका जो ये भी कोस्टल रिसर्च वेसल लॉन्च किया गया, ये कौन से पोर्ट पर लॉन्च किया गया, कौन से पोर्ट पर लॉन्च किया गया। तो इस कंडीशन में इसका आंसर होगा चेन्नई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोग सुनते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन में चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन बनाया जा सके। पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, हर बात के लिए क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पीडीएफ पे डिपेंडेंसी सिर्फ रिवीजन के लिए ही रखिए, बाकी वीडियोस आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ में ये सारी चीज़ें इतना डिटेलिंग में नहीं दी जाती। तो चेन्नई पोर्ट से ये लॉन्च किया गया था सागर अन्वेषिका, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार फोर्सफुली इसको चीज़ों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ध्यान देने के लिए है। जहाँ पर भी मुझे कुछ लगता है कि जरूरी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को तुरंत के तुरंत ही बता देते हैं। तो चेन्नई पोर्ट से ये जो है लॉन्च किया गया था, और इसमें लेटेस्ट साइंटिफिक नेविगेशन डिवाइस लगे हुए हैं, जिससे कि समुद्री वातावरण के जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जा सकेगा। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। जो ये कोस्टल रिसर्च वेसल लॉन्च किया गया है ये सागर अन्वेषिका, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ उसके रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। और इसे कहाँ पर बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये रिसर्च वेसल बनाया गया है इसे कहाँ पर बनाया गया है। तो इसे टीटागढ़ वैगन्स के द्वारा बनाया गया है, मैं लिख दे रहा हूँ ये भी।
टीटागढ़, ठीक है ना, वैगन्स के द्वारा ये बनाया गया था। और ये टीटागढ़ वैगन्स कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। इसके द्वारा इस वेसल को बनाया गया था। और समुद्र के भीतर 3 किलोमीटर तक, समुद्र के नीचे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक में जो है इससे डाटा लिया जा सकता है। और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के पास में पहले से ही कुछ रिसर्च वेसल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सागर अन्वेषिका जो लॉन्च की गई है पहला रिसर्च वेसल है। NIOT के पास में इससे पहले से भी कुछ रिसर्च वेसल्स हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक है सागर कन्या, ऑप्शन में ये भी दिया गया है, ठीक है। दूसरा है सागर संपदा, ऑप्शन में ये भी दिया गया है। तीसरा है सागर निधि, वो ऑप्शन में नहीं है। सागर मनुषा, ये भी ऑप्शन में है, ये भी इसके पास में है। सागर तारा, ये भी NIOT के पास में है, ये भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा सागर अन्वेषिका। चेन्नई पोर्ट से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। आगे देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको? मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा कोनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कोनसम हिमालय सिंह। ये मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी ने इस बुक को रिलीज किया। किसने रिलीज किया? मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी ने इस बुक को रिलीज किया हुआ था। और इसके लेखक जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह जी हैं, ये इसके लेखक हो जाएंगे। माधव सिंह सोलंकी, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी जी का निधन हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो भी माधव सिंह सोलंकी जी का निधन हुआ वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा गुजरात। 3 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द 16th प्रवासी भारतीय दिवस? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को, 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 9th ऑफ जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हर 2 साल में एक बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 2 साल में एक बार 9 जनवरी को, 9th ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने देश से रिकनेक्ट करने के लिए ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ये हर दूसरे साल सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया, ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे जानेंगे। अभी जब ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसमें क्या हुआ था कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 को वर्चुअली नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया, ठीक है। और ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था, 16वां, ठीक है। 16वां, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा था, ये कौन सा एडिशन था। तो 16th ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इससे पहले ये जो है 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। अभी 2021 चल रहा है, बताया ना कि हर दूसरे साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके पहले ये जो है 2019 में सेलिब्रेट किया गया था और अब ये 9 जनवरी 2021 में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। प्रवासी भारतीय दिवस जो भी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ। तो सूरीनाम एक गणराज्य है, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन सन 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उनके टाइम पर हुआ था। पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। और इस बार की थीम जो है, अभी यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने बताया था ना अभी क्वेश्चन जब एक्सप्लेन कर रहा था, तो 9 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करने के लिए 9 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 9 जनवरी के ही दिन 1915 में 1915 में 9 जनवरी के ही दिन महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसीलिए जो है 9 जनवरी का दिन जो है ये चूज़ किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, अभी हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूथ प्रवासी भारतीय दिवस की, ठीक है। ये तो बात हुई प्रवासी भारतीय दिवस की। तो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस PVD, ठीक है ना। यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो 8 जनवरी के दिन
ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया और 8 जनवरी को एक दिन उससे पहले यूथ प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और इस यूथ प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, डिफरेंस समझिएगा आप लोग। ये प्रवासी भारतीय दिवस की थीम इसमें पूछी गई है और प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत है। 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 9 जनवरी से एक दिन पहले यानी कि 8 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी ब्रिंगिंग टुगेदर यूथ अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। फिर से सुन लो आप लोग, ब्रिंगिंग टुगेदर यूथ अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा, ये इसकी थीम थी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये इवेंट होस्ट किया गया था। 8 जनवरी के ही दिन दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी ने मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम से कॉफी टेबल बुक भी रिलीज की थी। ठीक है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नाम से कॉफी टेबल बुक जो है वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के द्वारा रिलीज की गई थी। फिलहाल इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द इंडो जर्मन प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन इन द हिमालय which state has launched a website COSFORM for community forest management। इंडो जर्मन कार्यक्रम हिमालय में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के तहत किस राज्य ने सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए एक वेबसाइट COSFORM शुरू की है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से स्टेट ने कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए COSFORM नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है। और जो वेबसाइट लॉन्च की गई है ये इंडो जर्मन प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन इन हिमालय के तहत लॉन्च की गई है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर गवर्नमेंट ने कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए COSFORM नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। किस नाम से? COSFORM नाम से। ठीक है ना, इस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है। एक इंडो जर्मन प्रोग्राम है, क्या नाम है उस प्रोग्राम का? क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन इन द हिमालय। ये एक इंडो जर्मन प्रोग्राम है, इसी के तहत में ये वेबसाइट जो है ये लॉन्च की गई है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो KfW बैंक जर्मनी के द्वारा सपोर्टेड है। इस प्रोग्राम के तहत में कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन, इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। जो ये प्रोग्राम है इसके तहत में कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ों पर जो है वो इसमें फोकस किया जाएगा। और ये मणिपुर की यहाँ पर बात हुई है, तो मणिपुर की अगर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो इम्फाल जो है ये मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी। और एन वीरेन सिंह जी जो है ये यहाँ के CM हो जाएंगे। और बात हुई थी यहाँ पर KfW बैंक की, जिसके द्वारा ये सपोर्टेड है। तो KfW बैंक जो है ये, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के सेनापति डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में। CM एन बीरेन सिंह, कौन? CM एन बीरेन सिंह। अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में भी मणिपुर का CM कौन है? एन बीरेन सिंह। तो CM एन बीरेन सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। चेरी ब्लॉसम एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है। ठीक है। तो ये कब से मनाया जा रहा है ये फेस्टिवल? ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2017 से जो है ये फेस्टिवल हर साल मनाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मणिपुर। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जरूरी था, इतना हम लोगों ने जान लिया। देखते हैं अगला, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द कोल सेक्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली। कोल सेक्टर के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कोल सेक्टर में क्लियरेंस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है इसे अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अमित शाह इसका आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 10 members empowered committee for the administration of COVID-19 वैक्सीन। 10 सदस्यीय कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अभी 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है। और इस कमेटी का क्या नाम है? एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। और इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ये कमेटी किसकी अध्यक्षता में काम करेगी, ये इसमें पूछा गया है। तो RS शर्मा, ऑप्शन नंबर सी RS शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। इस 10 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष जो है वो RS शर्मा जी का बनाया गया है। ठीक है। देश भर में
कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दौरान पूरे कामकाज पर नज़र रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है, ठीक है। और ये जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को जो नाम दिया गया है वो एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये इसमें दिया ही गया है ना, देखो, एम्पावर्ड कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये इस कमेटी का नाम दिया गया है। और फार्मर ट्राई हेड RS शर्मा जी को इसका हेड बनाया गया है। फार्मर ट्राई हेड RS शर्मा जी को इसका हेड बनाया गया है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले हेड रहे हैं ये RS शर्मा जी। इन्हीं को जो है इस कम्युनिटी का, इसका ये जो कमेटी है इसका हेड बनाया गया है। और ये कमेटी जो है, इस कमेटी में हेल्थ मिनिस्ट्री और UIDAI के अधिकारी भी शामिल हैं, UIDAI के अधिकारी भी शामिल हैं, ठीक है। और ये अभी आप लोगों को पता होगा ना कि अभी 16 जनवरी से 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये कमेटी जो है इसका पूरा कामकाज देखेगी कि कहाँ पर कितनी वैक्सीन पहुँचाई जानी है, कहाँ पर क्या इशू जा रहे हैं, किसको फर्स्ट डोज मिल गई, किसको सेकंड डोज मिलने वाली है या मिलेगी। पूरा का पूरा कोरोना वैक्सीनेशन का जो कामकाज होगा इस कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। 10 सदस्यीय ये कमेटी है। RS शर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं और RS शर्मा जी हैं ट्राई के यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले हेड हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना 1970s। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोमिला थापर, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B रोमिला थापर इसका आंसर हो जाएगा। और रोमिला थापर जी जो है वे, इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज नहीं सम्मानित किया गया, 26 जनवरी को नहीं, पहले से ही इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। नहीं तो आप लोग समझो कि आज 26 जनवरी है तो आज ही इनको सम्मानित कर दिया गया, ठीक है। और ये करंट में JNU में प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी पहली किताब है, ठीक है। और इस किताब में थापर जी के द्वारा ये किताब जो है, इस किताब में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि किताब किससे रिलेटेड है, क्या इसमें लिखा गया है। तो इस किताब में थापर जी के द्वारा और श्रीलंकन आर्ट हिस्टोरियन अनिल डी सिल्वा, ये श्रीलंका के आर्ट हिस्टोरियन हैं। तो इस किताब में थापर जी और श्रीलंका के आर्ट हिस्टोरियन अनिल डी सिल्वा जी ने चाइना में कुछ टाइम स्पेंड किया हुआ था, चाइना में एक प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो उस दौरान इनके जो एक्सपीरियंस थे, ये दोनों लोग चाइना अभी कुछ टाइम पहले गए हुए थे, 2 केव साइट पर काम करने के लिए चाइना में थे ये दोनों लोग। तो इस दौरान जो इनकी मेमोरीज थी, जो वहाँ पर उन लोगों ने टाइम बिताया, जो वहाँ पर उन्होंने देखा, जो वहाँ पर सिचुएशंस थी, उन सारी चीज़ों के बारे में इस किताब में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रोमिला थापर, ठीक है। ऑप्शन नंबर B रोमिला थापर। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो 10 जनवरी ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। 10 जनवरी ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए प्रतिवर्ष हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में, फॉर्मर PM जो कांग्रेस के हमारे पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में 10 जनवरी को जो है वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि ये 10 जनवरी 2006 में, ये पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है या कब डिक्लेयर किया गया। तो 2006 में फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। और 10 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया, ठीक है, 10 जनवरी का ही दिन क्यों चूज़ किया गया वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो 1975, ठीक है, 1975 में 10 जनवरी के ही दिन पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो इसीलिए जो है 10 जनवरी का दिन चूज़ किया गया वर्ल्ड हिंदी डे के लिए। और हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अपने देश में अगर हम लोग बात करें तो अपने देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिंदी डे की। ये बात होगी वर्ल्ड हिंदी डे की। ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और अगर हम लोग बात करें नेशनल हिंदी डे, डिफरेंस समझिएगा आप लोग, ठीक है। नेशनल हिंदी डे ये है वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल हिंदी डे यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस।
तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हर साल नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 वाला कब सेलिब्रेट किया गया था? वर्ल्ड संस्कृत डे, तो ये 3 अगस्त, 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो इससे बन सकते थे वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। Which portal has been launched by the Ministry of Education to provide training to teachers through various online training modules? विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो निष्ठा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। निष्ठा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निष्ठा का क्या मतलब हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। फिर से सुन लीजिए, निष्ठा का फुल फॉर्म, निष्ठा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, किसका शॉर्ट फॉर्म है ये निष्ठा? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, निष्ठा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू लॉन्च द रिवैम्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP? किस कंपनी ने संशोधित महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ में भागीदारी की है? फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। फ्लिपकार्ट ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP को लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट और नीति आयोग, ठीक है, फ्लिपकार्ट और नीति आयोग ने जो है एक MOU साइन किया हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये पोर्टल 2017 में पहली बार लॉन्च किया गया था। 2017 में ये पोर्टल जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अब फ्लिपकार्ट के साथ में मिलकर इसमें कुछ अपडेशन किया गया है, इसको रिवैम्प किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये सारे चेंजेस करने के बाद में इसे फिर से रीलॉन्च किया गया है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हिच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू रीलॉन्च दी रिवैम्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फ्लिपकार्ट होगा। और इसमें अभी क्या क्या अपडेट किया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें कुछ नए फीचर्स वगैरह ऐड किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे, जैसे कि इसमें कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस को तो पहली बात ऐड कर दिया गया, पहले इसमें रीजनल लैंग्वेजेस नहीं थी, ठीक है। तो इसमें अभी क्या किया गया है कि रीजनल लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है। इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए फीचर्स ऐड कर दिए गए, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन इसको अलाउ कर दिया गया है। क्वेश्चन आंसर पोर्टल भी जो है इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है कि आप लोगों के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो डाउट्स हैं उसको भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस अपडेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म में मतलब अब ऐड ऑन कर दिए गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये प्लेटफॉर्म जो है, तो ये प्लेटफॉर्म इसके 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इसे डेवलप किया गया था 2017 में। कौन कौन से महत्वपूर्ण पिलर्स हैं इसके? तो इसका पहला महत्वपूर्ण पिलर जो है वो है इच्छा शक्ति, ठीक है। पहला महत्वपूर्ण पिलर इच्छा शक्ति, दूसरा है ज्ञान शक्ति, ठीक है, और तीसरा है कर्म शक्ति। तीसरा जो है वो है कर्म शक्ति, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा फ्लिपकार्ट के अगर हम लोग CEO की बात करें तो कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं, और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नीति आयोग की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका CEO जो नीति आयोग के हो जाएंगे वो अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत जी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which wildlife sanctuary has secured the top score in the management effectiveness evaluation of 146 national parks and wildlife sanctuaries in India 2018 to 19 report? किस वन्य जीव अभयारण्य ने भारत में 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता 2018-19 की रिपोर्ट में शीर्ष स्कोर हासिल किया हुआ है? अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया 2018। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने इस रिपोर्ट में टॉप किया हुआ है, फर्स्ट नंबर पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीर्थन WLS, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तीर्थन WLS यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। NP का मतलब नेशनल पार्क, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए एक मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन रिपोर्ट रिलीज किया है, ठीक है। कितने के लिए? 146, ये डाटा, ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, और ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये 2018-19 के दौरान के लिए है, ठीक है ना।
2018-19 के लिए है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं ये दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, ऐसा नहीं है कि नेशनल पार्क की अलग से रिपोर्ट की रिलीज की गई है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अलग से, नहीं, दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, इंडिविजुअल अलग अलग नहीं जारी की गई है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन WLS यानी कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज संयुक्त रूप से टॉप पर हैं, ये दोनों टॉप पर हैं और इनके दोनों के स्कोर जो हैं वो 84.17 हैं, ठीक है। 84.17 इन दोनों के स्कोर हैं। और ये देखिए दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तीर्थन WLS और नेशनल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। लेकिन हमको आंसर क्या लगाना है, तीर्थन WLS, ठीक है। अभी आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि 84.17 दोनों का ही स्कोर है, तो हम लोग दोनों पे ऑप्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं, तीर्थन WLS पर ही क्यों लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो तीर्थन है। अगर नेशनल पार्क पूछा गया होता कि विच नेशनल पार्क है सिक्योर्ड द टॉप स्कोर इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया 2018-19, तब उस केस में हम लोग जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑप्शन लगाते, आंसर लगाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डिफरेंस आप लोग समझिएगा, ये देखिएगा कि क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। दोनों का स्कोर 1 है, फिर भी ये तीर्थन WLS है। इसीलिए मैंने बताया ना आप लोगों से स्टार्टिंग में कि इंडिविजुअल अलग अलग की ये रिपोर्ट नहीं रिलीज की गई, दोनों को कंबाइंड रिपोर्ट रिलीज की गई। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है, ठीक है। और ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ये दोनों जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन यानी कि MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, ये जो फ्रेमवर्क होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज के इफेक्टिवनेस के बारे में हम लोग जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर्थन WLS, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड दी वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2021 फॉर द ट्रेडर्स। किस राज्य सरकार ने हाल ही में व्यापारियों के लिए बकाया राशि की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना 2021 को मंजूरी दी है? पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अभी हाल ही में इस योजना को अप्रूवल दिया है, तो इसका जो आंसर होगा डी, पंजाब। Which company has recently signed an MOU with National Small Industries Corporation NSIC for the digital transformation of MSMEs? किस कंपनी ने हाल ही में MSMEs के डिजिटल परिवर्तन के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन परिवर्तन ही हो गया है, तो आप लोग समझिएगा इसको। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय एयरटेल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारतीय एयरटेल इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारतीय एयरटेल ने NSIC के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। और ये जो MOU साइन किया गया है ये NSIC की एक सर्विस होती है, ICT इनेबल्ड डिजिटल सर्विस, ICT इनेबल्ड डिजिटल सर्विस होती है, उसी के तहत में ये MOU साइन किया गया है। और इस MOU के साइन हो जाने के बाद में एयरटेल जो होगा वो अपनी सर्विसेज जो है MSMEs को प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से सर्विसेज, IT से रिलेटेड जो इसकी सर्विसेज होंगी, ठीक है ना, जैसे कि इंटरनेट हो गया, सिक्योर इंटरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, VPN हो गया, ठीक है, टोल फ्री नंबर्स को प्रोवाइड करेगा, टोल फ्री कॉलिंग प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज, टोल फ्री कॉलिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्लाउड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा एयरटेल, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विसेज और भी जो बहुत सारी IT से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो एयरटेल के द्वारा जो है MSMEs को प्रोवाइड की जाएंगी इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद में। और ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन हुआ है, तो ये एग्रीमेंट जो है भारतीय एयरटेल और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि NSIC के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। NSIC और भारतीय एयरटेल इन दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इन दोनों का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, Who is the head of the high level committee that was constituted to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए PM मोदी इसका आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी? 125th।
125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और ये जो बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होगा वो 23 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर 1 साल तक चलेगा, 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी से ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा और अगले 1 सालों तक ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी का। और ये इस बार 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज कैटेगरी फॉर इट्स इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम एट द 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2020? किस राज्य ने 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में अपने प्रभावी ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्य नामित एजेंसियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? केरला ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। केरला ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के साथ में मिलकर 30वें नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस अवार्ड 2020 की घोषणा की। कौन से? 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स की घोषणा की गई। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह, ठीक है। आर के सिंह जी जो हैं इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे। और ये आर के सिंह हैं कौन है ये आर के सिंह? तो थोड़ा सा फिर से, वैसे तो मैंने बताया लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, एनर्जी के इसके मंत्री हैं ये आर के सिंह जी, ठीक है। और यही जो है इस इवेंट के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। 5 सेक्टर्स के 57 यूनिट्स में जो है 5 सेक्टर्स के टोटल 5 सेक्टर के 57 यूनिट्स को अवार्ड इसमें दिए गए। उनको जो है एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए अवार्ड इसमें दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। तो सभी अवार्ड के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है, बस उसी को हम लोग जानेंगे। बाकी 5 सेक्टर के 57 यूनिट्स को अवार्ड दिए गए हैं, तो हम लोग इन 57 के बारे में थोड़ी जानेंगे, इतना तो हम लोग को भी टाइम लग जाएगा, तो इतना हमको जानने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें एक कैटेगरी थी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी कैटेगरीज, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है, स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज कैटेगरीज। इस कैटेगरी में जो है केरला को, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, बताया ही था, केरला को अपने इफेक्टिव एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर ही होगा, ऑप्शन नंबर यही इसमें पूछा गया, केरला ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कंडक्टेड रिसेंटली? हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कारगिल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कारगिल इसका आंसर है। ये क्वेश्चन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ छूट न जाए बस इसीलिए हम लोगों ने इसको ले लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होती, जो जिसके बारे में बहुत कम एक्सप्लेन किया जाता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन क्या है ना कि कई बार क्या होता है वही पूछ लिया जाता है, तो कुछ भी बचे नहीं, इसलिए हम लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। जिस क्वेश्चन का जितना वेटेज होता है उस क्वेश्चन को उतना ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ज़्यादा मिले। आप लोग समझा करो कि क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें कम चीज़ें बताई जाए या मना कर दिया जाए, आप समझ लो उतना ही, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको छोड़ दें, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही ना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को शामिल कर लेते हैं कि हमारे वीडियोस में ये रहे, जिससे जो भी वीडियो देखे उसको ये ना लगे कि एग्जाम में कहीं पर कुछ अलग से आ गया। इसीलिए इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर शामिल करते हुए चलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द को ऑथर ऑफ द बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑफ लाइफ एंड सिनेमा अलॉन्ग विद अभिजात जोशी? अभिजात जोशी के साथ अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑफ लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के सह लेखक कौन है? इस पुस्तक को इन दोनों ने लिखा है। इस पुस्तक को अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, इस पुस्तक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। एक लेखक है अभिजात जोशी, दूसरा लेखक कौन है, को ऑथर इसका कौन है, यही इसमें पूछा गया है। तो विधु विनोद चोपड़ा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और विधु विनोद चोपड़ा को आप लोग जानते ही होंगे। चोपड़ा जी जो है वो स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जबकि जोशी जी जो है वो स्क्रीन राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विधु विनोद चोपड़ा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन के लिए। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी, 12 जनवरी, ठीक है ना, 12 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। और 12 जनवरी क्यों चूज किया गया? ये 11 क्यों नहीं हुआ या 13 क्यों नहीं हुआ? तो 12 जनवरी के दिन, 12 जनवरी 1863, ठीक है ना, 1863,
1863। 12 जनवरी 1863 12 ऑफ जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था और इस साल यानी कि 2021 में उनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 12 जनवरी के दिन। तो स्वामी विवेकानंद जी को सम्मान देने के लिए, उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए 12 जनवरी को हर साल युवा दिवस या फिर ये कहें हम लोग कि नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 12 जनवरी क्यों चूज किया गया ये आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, 12 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने इसे नेशनल यूथ डे के रूप में अनाउंस किया था। 12 जनवरी 1984। ठीक है ना। देखिए 1863 12 जनवरी 1863 में विवेकानंद जी का जन्म हुआ। 12 जनवरी 1984 ये 1863 में जन्म हुआ था और 12 जनवरी 1984 को भारत सरकार ने इसे नेशनल यूथ डे के रूप में घोषित किया। इसका अनाउंसमेंट किया कि जो है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और 1985 में पहली बार ये जो है 12 जनवरी 1985 को पहली बार नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया। 84 में केवल अनाउंसमेंट किया गया था, 12 जनवरी के दिन सेलिब्रेट नहीं किया गया था। 12 जनवरी 1985 से पहली बार 1985 में पहली बार ये दिन जो है सेलिब्रेट किया गया था और तब से लगातार ये हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट हम लोग करते आ रहे हैं। और ये बात हो रही है यहाँ पर नेशनल यूथ डे की। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल यूथ डे की तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल यूथ डे की तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो होता है ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 दोनों में कॉमन है। ठीक है, जनवरी जो होता है वो नेशनल होता है और अगस्त जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। बस इतना ध्यान रखना, आप लोग याद करने का मैंने बता दिया ऐसे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी को जो है वो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़े थे, जैसे कि वर्ल्ड हिंदी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। रिवाइज करो आप लोग, बताओ फटाफट, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ। अभी पिछले बताया ना, पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया, तो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मुंह से बोलो कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बताओ आप। नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे दोनों आप लोगों को बताया गया, तो ये भी आप लोग कमेंट करो फटाफट, बताओ कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोग कमेंट करो, बताओ फटाफट। रिवाइज करो आप लोग, ऐसे मुंह से बोलो। अगर कमेंट नहीं भी कर रहे हो ना तो मुंह से बोलते चलो कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, यूथ प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सब आप लोग कमेंट कर बताओ। ये सबको याद होना चाहिए, क्विक रिवीजन हो गया। चलिए मैं आंसर भी इनके बता ही दे रहा हूँ। वर्ल्ड हिंदी डे अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, चलिए पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बताया था। रिवीजन आप लोगों का काम है, ये आप लोग रिवीजन करिएगा, याद होना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 10 से लेकर 13 जनवरी तक की करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट अभी बचा हुआ है, क्योंकि आज 26 जनवरी को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 13 तक की हम लोगों ने वीडियो डाल दिए हैं, आज मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी 13 दिन का जो और वीडियो रहने वाला है ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते थे वो सब कुछ 0-0 कर दिया गया है, उसमें कुछ भी पेंडिंग अब नहीं बचा हुआ है। 3rd वीक तक की हम लोगों ने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली है। 4th वीक जैसे खत्म होगा जनवरी का, फरवरी में उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा स्टार्टिंग में। और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट रह रहा है इसको हम लोग भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अभी मेंस का एग्जाम लगा हुआ है तो उसके लिए भी एक या 2 वीडियो में प्लानिंग कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।